विघन जब आते हैं, तुमने जैसे अभी सर कह रहे थे कि तुम किसी लड़की से कहे कि मैं तुमको प्यार करता हूं, उसने कहा मैं अपने पापा को बताने जा रहा हूं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जीवन में विघन जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, सो नहीं पाओगे रात भर, और रात में ट्रेन पकड़ के निकलोगे बाहुबली की बिटिया हुई तो फिर फोन करके कहोगे कि बहन की तरह अंकल जी कह रहा था, माँ कसम बता रहा हूँ। हेलो गाइस, तो हमारे यूनिवर्सिटी SGSU मीन्स स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं और जिसमें काफ़ी इंडिया से सेलिब्रिटी आने वाले हैं। इंडिया की डिफरेंट प्लेस से काफ़ी पॉपुलर सेलिब्रिटी आने वाले हैं और आज हमारे इधर ओझा सर आए हैं। आप लोग जानते होंगे अवध ओझा सर को, तो चलिए सुनिए ध्यान से, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में, तो ध्यान से बने रहिएगा। और अपने वही चिरपरिचित जो मेरा आदत है बोलने की, जय हिंद फ्रेंड्स। कभी कभी आप अपने अगल बगल लीजेंड, जो शब्द है लीजेंड, बड़ा प्यारा शब्द है, महान कहने पे आप लोग लोड नहीं लेते हो। अभी आप मातृभाषा की बात कर रहे थे। मातृभाषा मतलब वो भाषा जो आपको सबसे पहले माँ सिखाए। तो चूंकि माँ टॉर्चर करती है बहुत अपनी, वो शिव। जो रावण जैसे लोगों को वरदान दे वो शिव। जो अपनी पत्नी के लिए सोने का महल बना दे वो शिव। तुम्हारे अंदर ऐसे कोई गुण है? डेवलप करोगे? अच्छा, चलो बधाई हो। अच्छी बात। तो कहानी में 10 से 15 मिनट की सुनाऊंगा और उस कहानी का एसेंस बड़ा प्यारा है। हम सब दुनिया में, हिंदुओं ने इसीलिए मूर्ति पूजा शुरू की, मूर्ति से मांगने के लिए नहीं, आदर्श बनाने के लिए। हमारा आदर्श जो है वो हमारी ताकत होता है बेसिकली। आप किसी को भी बना लें, आप किसी को बनाएं, लेकिन जीवन में किसी एक आदमी को आप आदर्श जरूर बनाएं और कोशिश करें कि जिसको आदर्श बनाएं उसके रास्ते पर चले, सिर्फ उसकी पूजा ना करें। तो हिंदुओं ने क्या किया, उनको पता था कि यार शुरुआत में कोई तो रोल मॉडल होना चाहिए मोटिवेशन रखने के लिए। तो हमारी जिंदगी में जब स्ट्रगल चल रहा था, चल तो आज भी रहा है, क्योंकि सपने खत्म ही नहीं हो रहे, और जब तक सपना रहेगा तब तक स्ट्रगल रहेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि जिंदगी में स्ट्रगल ना रहे तो सपना छोड़ दो। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर बहुत स्ट्रगल है। कम है, कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री को देखो, हमारे कितना स्ट्रगल है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज वो सपना छोड़ दे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, कल स्ट्रगल खत्म। जब तक सपना है तब तक संघर्ष रहेगा। अब संघर्ष के लिए चाहिए क्या? मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो तो एक बहुत सस्ते दर्जे की शराब है, घंटा 2 घंटा काम करती। देखने लगेगा। इस देश का युवा मोटिवेशन ढूंढ रहा। जिस देश में इतने महान, ये देश महात्माओं को ही पैदा करता है, पूरी दुनिया आती है इससे सीखने के लिए कि बाबूजी ये भगवान कैसे बनाते हो। मैं लंदन में था, मुझसे लोगों ने कहा तुम्हारे देश में भगवान क्यों पैदा होते हैं? अरे यार भगवान और कहाँ जाए, बाकी सब जगह अच्छी नहीं है। तुम्हारे लंदन में वैष्णव लोग रहते हैं? बोला ये क्या होता है? मैंने कहा देख तुम इग्नोरेंट अज्ञानी लोग। एक्चुअली उससे पहले वो मुझसे कुछ छेड़खानी कर चुका था। तो मुझसे कहा कि वी रूल्ड यू फॉर 200 years। मैंने कहा ले तब जा, तुझे सुनाएंगे पहले। तो जब तक तेरी सांस चलेगी तब तक सुनाएंगे। अभी है मेरे साथ यही इंडिया में, आजकल ध्यान वान कर रहा, कपालभाति सीख रहा है। तुम एप्पल बेचते हो दिखाई पड़ता है, हम सांस बेचते हैं दिखाई ही नहीं पड़ता। कमोडिटी है। खैर, तो एक आदर्श जीवन में होना चाहिए, वो सब आप लोगों को बनाना चाहिए अपने चॉइस में, किसी से पूछ के मत बने।
आपका सपना, आपका संघर्ष, आपकी चॉइस, आपका आदर्श। आदर्श जो है ना, शुरुआती स्ट्रगल में, मैंने कहा जब मैं लड़ रहा था बहुत विषम परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियां ये होती जब आपके पास खाने की व्यवस्था ना हो। तो जब मैं सुबह खाना मिल जाता था तो शाम की व्यवस्था होती नहीं थी, उस पर मैं कभी सोचता नहीं था, नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। इतनी तो हमेशा हिम्मत रही, और वो हिम्मत दी मेरे पिताजी ने। कहा बेटा या तो दिल्ली में रहना या कराची में, पर रहना जरूर कहीं ना कहीं। नौकरी वोकरी पे ज्यादा ध्यान मत देना। भगवान की दुआ से आज भी हमारे साथ है। मैं जो भी हूं उसमें 98% उनका रोल है। गलत बातों में समझाते थे, मारते कभी नहीं थे। अब मारा ही नहीं। मेरे दोस्त जब मुझे कहते थे कि भैया मेरे पापा ने मुझे पीट डाला, मैंने कहा कैसे? मेरे फ्रेंड्स क्लास के वो मार खाते थे कि अब दोजा के साथ देख लिए तो काट डालेंगे। और वो मेरे फ्रेंड्स आज मुझसे कहते हैं यार मेरे बच्चे को पढ़ा दो। क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि बचपन कैसा बिगटे जवानी में संघर्ष शुरू होता है, और अगर उस वक्त तुम्हारे अंदर उत्साह और हिम्मत की कमी हुई तो चाहे जितना परसेंट फिजिक्स में हो लड़ नहीं पाओगे। क्योंकि लड़ने के लिए परसेंटेज की नहीं, इंटरनल पावर की जरूरत होती है। सेंचुरी में रेनेसांस हुआ यूरोप में, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, एनलाइटनमेंट और न जाने क्या क्या, एक नई दुनिया की शुरुआत यूरोप से हुई। और 16वीं सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते यूरोप पूरब में घुस चुका था। भारत में दबदबा, चीन में दबदबा, जापान में दबदबा। और जापान ने 1567 में जापानीज बड़े सेंसिटिव है अपनी कल्चर को लेकर। आज भी उनके पास भी मर्सिडीज को टक्कर देने के लिए टोयोटा है। और भारत में बहुसंख्यक लोग मर्सिडीज पे चढ़ने का सपना भले ना देखें, लेकिन फॉर्च्यूनर पे बैठने का सपना सभी देखते हैं। और टोयोटा तो एक ऐसी गाड़ी की पैसिफिक में इस तरफ से निकालो, उस तरफ से निकाल ले आओ, पूरे समंदर में घुसती चली जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बनाई ही हिंदुस्तानियों के लिए गई कि भैया लेट जाए, हाँ बोले लेट जाओ। तो ये जापान पहुंचे, तो जापान जब ये पहुंचे तो ट्रेडर्स के साथ मिशनरीज भी पहुंची। मिशनरीज पहुंची तो अच्छी बात है, हर आदमी को हक है अपने धर्म के बारे में बताना, वो कोई गलत बात नहीं होती, वो बहुत अच्छी बात होती है। गलत बात ये है जब आप ये कहें कि मेरा वाला ही अच्छा है। आप अपने वाले के बारे में बताएं, आपको देखकर पता चल जाएगा आप वाला कैसा है। तो उसको कहने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। खैर बाय द वे मिशनरीज पहुंची, और जापानीज एक बहुत प्यारी परंपरा को फॉलो करते हैं जो उनको बुद्धिज्म से मिली, वो है सैमुराई। अगर आज आप सैमुराई की फोटो देखोगे तो हाफ फेस इज ऑफ बुद्धा एंड हाफ फेस इज ऑफ अर्जुन। सैमुराई एक वॉरियर है बेसिकली जापान। तो हाफ, आधा चेहरा बुद्ध का, आधा चेहरा अर्जुन का, मतलब वायलेंस इन साइलेंस। संघर्ष के वक्त मन की शांति ही विजय का पहला आधार होती है। कितनी पैराडॉक्सिकल बातें हैं। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंचे और बताने लगे कि यू वांट टू गो टू हेवन? बोले नो, वी हैव क्रिएटेड हेवन हियर। अरे बोले नहीं यार, हम जबरदस्ती तुमको ले चलेंगे, विल सेंड यू हेवन। अरे बोले भैया नहीं जाना। तो फिर 1567 में जापान की रूलिंग एरिस्टोक्रेसी ने क्रिश्चियन मिशनरीज के एंट्री पर बैन लगा। बोले साहब आप लोग नहीं आओगे, कोई फॉरेनर अंदर नहीं आया, कोई यूरोपियन अंदर नहीं आए। अब ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। उसका खामियाजा भुगता जापान ने। एक आदमी हिंदुस्तान में है जिसको लगभग सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इतना रूरल शब्दों में वो आदमी चीजों को समझाता, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। कबीर दास बोले साधु कैसा होना चाहिए? वालो साधु ऐसा हो जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। कोई भी मिले सुनिए उसको। कुछ लोग होते हैं ना इंसुलेटेड टाइप के हो जाते हैं, भैया हम किसी की नहीं सुनेंगे। हर आदमी के पास आपको देने के लिए कुछ ना कुछ है। आप जुआड़ी को देखो, छोटे छोटे जुए खेलता है। और जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है रिस्क लेना। सर ने लिया नहीं, आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला दिया, सीवी रमन इंस्टीट्यूट, रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट। क्या जरूरत था लेने का? आप किससे क्या सीखते हो? शराबी छोटा नशेड़ी है, नशा होना चाहिए। नशे के बिना कोई जिंदगी ही नहीं है।
और अमिताभ बच्चन ने तो शराबी में डिफाइन कर दिया नशे को कि अगर शराब में होती तो बोतल नाचती, बोतल तो नाच ही नहीं रही है। ये जो तुम नाच रहे हो ये अपने अंदर की नशे की वजह से नाच रहे हो, शराब नाहक में बदनाम है। तभी तो पीने के बाद लोग खड़े होते हैं कि मी बराक ओबामा। शराब उसमें क्या करे, उसमें शराब का क्या रोल है? तो आपको सीखने के लिए तैयार। अब इतनी बड़ी क्रांति पश्चिम में घट रही थी, जापान ने अपने आप को बंद कर लिया, जापान पिछड़ गया। 1853 में अमेरिका को एशिया में आना था। अब अमेरिका के लिए एशिया आने का सबसे प्यारा दरवाजा है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। और पैसिफिक ओशन जापान में खुलता है आके। तो कमांडर पेरी आया, नेवल ऑफिसर था अमेरिका का, और उसने जापान पे कब्जा कर लिया। और 1853 में जापान हो गया गुलाम। पहली गलती जापान ने क्या की? इंसुलेट नहीं होना है, सबको देखना है, सबको सुनना है। ये पहली गलती जापान ने की। किससे क्या मिल सकता है? अगर आज हम पश्चिम को समझें, हमारे यहाँ पश्चिम को लोग दूसरे अंदाज में समझ रहे हैं। पश्चिम को हमको देने के लिए कितनी चीजें पश्चिम के पास। उनके पास ग्रेविटी है, हमारे पास ह्यूमैनिटी है। हमने ज्यादा ह्यूमैनिटी पे काम किया, उन्होंने ज्यादा ग्रेविटी पे काम किया। तो हमारा बुद्ध और उनका आइंस्टीन अगर मिल जाए तो कितनी महान संस्कृति पैदा हो जाए। लेकिन यहां कुछ लोग एक्सट्रीम वेस्ट से और कुछ लोग वेस्ट की तरफ देखना ही नहीं चाहते। जापान ने पहली गलती की कि वो जो परिवर्तन वेस्ट में चल रहा था उसको जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए जापान को 1853 में गुलाम होना पड़ा। 1757 में हम हुए, 1840s में चाइना हुआ। बीटिंग लीड्स टू अवेकनिंग। इसीलिए पहले माँ बाप और टीचर मारते थे, लेकिन माँ बाप और टीचर को मारने का तरीका पहले के टीचरों को पता था। यहां नहीं मारते थे कान वान पे, तो कान पे मार दिया, बहरा हो गया बच्चा। हमारे टीचर्स यहां मारते थे, यहां एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे, ऐसे कि यहां मारेंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, तो कल होमवर्क करके लाओगे। और सबसे बड़ी बात यह होती थी कि हम घर पे नहीं बताते थे कि हम मार खाएं, क्योंकि अगर हमने घर पे बताया तो बोनस कि तुम बदतमीजी की होगे, ऐसे थोड़ी मारा होगा मास्टर। और मास्टर जब बाजार में हमारे पिताजी को मिलता था तो मास्टर तो हमारे पिताजी से कहता था कि ओझा जी आपका लड़का, ऐसे आप कहता था जैसे हमारे पिताजी अकबर बादशाह हैं। उसी में तो पिताजी एकदम ऐसे कि हाँ अच्छा हमारा लड़का। सर बोले आपका लड़का नहीं पढ़ रहा था, 2 मारा मैंने। उन्होंने कहा 2 20 मारो। वहां पे टीचर का कॉन्फिडेंस इन्फ्लेट हो जाता था कि चलो अच्छा कि 2 कम मारे, लगता अगली बार 18 पूरा कर लेंगे। बीटिंग जो है ना, मार खाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से जीवन में नहीं मार खाए तो हो सकता है आप पुलिस वालों से मार खा जाए। समाज ने हर जगह व्यवस्था कर रखी है। और अगर उससे भी बच गए तो बीवी तो आ ही रही है। ऐसा नहीं कि उनका नेचर है मारना। एक्चुअली आदमी के जीवन में 2 औरतें रहती है, एक माँ एक बीवी। और माँ बहुत बर्बाद करती है। पता लगा लौकी की सब्जी एक दिन आगे उठा फेंक दिया थाली, डेली लौकी बना रही हो। अब ये काम 27 साल तक किया, आदत पड़ गई, 28 में शादी हुई। अब बीवी ने लौकी सब्जी बनाई, उसको भी उठा फेंक दिया कि लौकी की सब्जी खाएंगे। उसने पटक के सीने में बैठ के मारा। सुबह से मर रही हूँ, बच्चा तुम्हारा खिला रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, खाना फेंकोगे तुम? तो वो बेसिकली सिविलाइज करने के लिए आती कि बदतमीजी मत करो, अब सुधर जाओ। तो समाज ने उसकी सारी व्यवस्था कर रखी है। वो ऐसे आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, आप कहीं ना कहीं तो ट्रैप हो ही जाओगे। तो जापान मार खाया, हम मार खाए 1757 में। तभी तो 1820s में राजा राम मोहन आके जगा रहे हैं। राजा राम मोहन है कौन? जगा रहे हैं भैया हम बर्बाद हो गए हैं भैया। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये राजा राम मोहन राय, ये लोग क्या कर रहे हैं? हम सब मार खाए हैं। अंग्रेजों ने कहा यू डॉग्स। यहाँ का आदमी तुम सीधा खड़ा हो गया, भैया हम तो पांडे हैं। बोले पांडे ये क्लाइव है, पांडे तिवारी है, डलहौजी तिवारी है, ये कैनिंग ओझा। जमीन पे बैठना, जूते मारे। तो इन लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई यार। इन लोगों ने फिर वो हरकत की, हाथ में पानी लिया, मंत्र पढ़ा, फेंक दिया अंग्रेजों के ऊपर। उनको और गुस्सा लगा कि दिसंबर के महीने पानी फेंक रहे हो, और मारा 2-3 डंडा की। तब ये जागे। तो जब ये जागे
तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, फिर दयानंद सरस्वती जी जैसे लोग आए, आर्य समाज की स्थापना। ये जागे हुए दिमाग थे, तो इन्होंने भारतीयों से बताया देखो हम तो मार खाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग तो जिंदा है, और तुम मार खा रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग सो रहा है, तो तुम भी अपने आप जागे। तो जैसे ही जापान गुलाम हुआ, अब देखो कितनी प्यारी बात है, जैसे ही जापान गुलाम हुआ, हम कितने साल गुलाम रहे? 200 साल अप्रोक्सीमेटली। और जापान कितने साल गुलाम रहा? सिर्फ 14 साल। चाइना कितने साल गुलाम रहा? 150 साल। यूएस कितने साल गुलाम रहा? 150 साल। तब तो यूएस था नहीं, अमेरिकन कॉलोनीज थी। यूएस तो 1787, मतलब कोई भी कंट्री 150-200 साल से कम गुलाम था ही नहीं। वो कंट्री जो सबसे कम गुलाम थी वो है जापान, 14 साल। क्यों? जैसे ही वो गुलाम हुए, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया, यामागाता डेलीगेशन। यामागाता उनके यहाँ का बड़ा फेमस सैमुराई था। यामागाता डेलीगेशन बनाया और डेलीगेशन को तुरंत वेस्ट भेजा कि जाओ पश्चिम जाओ और पता करके आओ कि हम क्यों हारे। जैसे तुम भी तो यार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसी को तो कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तुम अपने जीवन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते ही नहीं। 4 बजे का अलार्म लगा के 9 बजे सुबह उठते हो, और ये 13 साल से हो रहा है। 31 दिसंबर आ रही, कसम खाओगे 1:30 बजे के आसपास जब सुरूर में रहोगे तो पैकेट निकालो, कल से कोई सिगरेट नहीं पिएगा। बहुत पापा को परेशान किया, पापा मेरे बीपी के पेशेंट हैं, कैसे पैसा दे रहे हैं, वो तो हमें पता है, दर्द सबके दिल में है। तुम अपने मन से हार रहे हो यार, तुम्हें कोई बाहर थोड़ी परेशान कर रहा है। हम सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप हार रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, तो आप जापान की तरह सबसे पहला काम करिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमने नहीं किया, हम गुलाम हुए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। गांधी जी 1920 में घूम घूम के कहने लगे भैया हम गुलाम हैं। लोगों ने कैसे, ये राम खिलावन के 16 लड़के हैं, गुलाम कैसे हो गए? गुलाम को कहा लड़का होता है यार, बेवकूफ बना रहे हो, गुलाम हो गए। भाई साहब हमें इनको समझाना पड़ा स्वराज क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, पकड़ पकड़ के। उस पे से कुछ लोग कहते हैं कि यार गांधी जी नहीं होते तो हम लोग 1910 में ही आजाद हो जाते। हाँ तेरे पापा लड़ रहे थे ना आजादी। खैर उनका भी कोई दोष नहीं। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को समझते बहुत होशियार है। एक साहब एक गांव में गए और उनकी शादी तय हो रही थी, तो गए वहां, उन्होंने मोबाइल निकाला और मोबाइल पे निकाल के देखो पांडे वो जो 17 से 18 करोड़ का टेंडर है उसको ठीक है हाँ कर दो, ले लो टेंडर, काम करेंगे उस पर, कोई बात नहीं, हाँ रख दो रख दो, और मर्सिडीज पार करवा देना अंदर, ठीक है बंद करके रख लिया। तो लड़की चाय लेकर आई थी, वो खड़ी थी, उसने चाय उठा के पीना शुरू कर दिया। तो लड़के ने देखा, कहा ओ सॉरी मैं तो चाय देखना ही भूल गया। बोली भैया कहाँ बात कर रहे थे? बोले वो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। बोले अच्छा अच्छा, गाँव में नेटवर्क ही नहीं है। हमारे पापा 2 बार प्रधान रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, इसे थोड़ी प्रधान हो गए। इस देश में प्रधानमंत्री बनना आसान है, प्रधान बनना गांव का बहुत मुश्किल है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। 14 साल यामागाता पश्चिम की सड़कों पे टहलता रहा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, और 14 साल बाद जब वो लौट कर आए, 1853 में गए, 1867 में लौट कर आए, उन्होंने कहा हमारी 3 कमियां। बोले क्या? बोले पहला, उनके पास न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है, एक नई अर्थव्यवस्था की संरचना है। बोले अच्छा क्या खास बात है उस संरचना की? बोले कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बोले अच्छा दूसरी कमी क्या है? बोले दूसरी कमी है कि उनके पास न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर है। सिर्फ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं है, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर है। बोले यार उस पॉलिटिकल ऑर्डर की क्या खासियत है? बोले उस पॉलिटिकल ऑर्डर की खासियत यह है कि वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है मैन मेड। बोले अच्छा, और तीसरा? बोले तीसरा साहब उनके पास न्यू एजुकेशनल ऑर्डर है। बोले उसमें क्या है? बोले उसमें उनकी एजुकेशन 2 चीजों पे टिकी हुई है, एक रैशनलिज्म पे, एक ह्यूमनिज्म। रैशनलिज्म ये नहीं कहता हनुमान चालीसा मत पढ़ो,
रैशनलिज्म कहता है हनुमान चालीसा पढ़ो तो तुम्हें पता हो कि ये तुमसे क्या कह रही है। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जिसमें किताब अगर पैर से लग जाए तो उसको मत्थे पे लगाते हैं, क्योंकि किताबें वो चाबी हैं जो दिमाग के ताले को खोलती हैं। क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तो मनन करोगे, मनन। तीन चीजें, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर। तो पहला काम जापानीज ने क्या किया? कब गुलाम हुए? 53 में। 53 में क्या किया? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप भी करो ना अपनी जिंदगी में। 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 18 साल। कल कोई मुझे मिला था, यहां से गया था पत्रकार लड़का जो इंटर्नशिप कर रहा। मैंने पूछा कितनी उम्र है? बोला 18। हाँ, तुम्हें मिले थे। मैंने कहा तुम अपने रास्ते लग के तैयारी करो, तुम्हें शपथ मैं ही दिलाऊंगा भारत के प्रधानमंत्री। सबने एक, इस देश में एक सपना है, एक यूनिपोलर सपना। क्या बनोगे जी? आईएएस बनेंगे। जो देखो वही आईएएस बने भागा जा रहा है। अरे कोई एमपी भी बन जाओ यार। अब जब तुम कह रहे हो सब आईएएस ही बनेंगे, तो जो खाली लोग थे वो जाके पार्लियामेंट में बैठ गए। कोई तो बैठेगा। नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है भाई। जिस वक्त राम मनोहर लोहिया और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठते थे तो बाकी लोग अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांधी जी से लड़ जाते थे। नेहरू जी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एकमात्र फ्रीडम फाइटर था जो गांधी जी से उनकी किसी भी बात पे उनसे लड़ जाते थे और बोलते थे मुझे पार्टी से निकालने की धमकी मत देना। आज भी मुझे बर्लिन यूनिवर्सिटी से कॉल आती है। तो अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि फोटोसिंथेसिस करने लगो। चंद्रमा बन गए हो, चंद्रमा। दूसरे की रोशनी में चमकना चाहते हो, भैया एक सेल्फी ले ले, भिखमंगे हो। रोशनी तो चंद्रमा के पास भी है, पर उसकी रोशनी में गर्मी नहीं है और ना वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ऐसे जितने लोग दूसरे की रोशनी में चमकने की कोशिश करते हो, चंद्रमा हो जाते हैं मामा। हमारे यहाँ वो मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव में कहा। गुलाम हुआ, उन्होंने पहला काम किया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप सब करो अपनी डायरी में इस वर्ड को लिखना कि एक आदमी आके मुझे बता के गया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने मनों से मत हारो, ध्यान करो। ध्यान मतलब मन को देखना। तुम्हें एक बार कोई बेवकूफ बना दे, तुम उसका साथ छोड़ देते हो। ये तुम्हें 20 साल से बना रहा है, इसको क्यों पकड़े हुए हो? कोई कह रहा है साहब खैनी खाने से दिमाग बढ़ता है। बीबीसी है, बुद्धिवर्धक चूरन। हमने कहा रिक्शा वाला खा रहा है 60 साल से, इसका काहे नहीं बढ़ा? कम से कम तर्क तो सही दो यार। खैनी खा रहे हो ये बुरा नहीं है, ये जो तुम कह रहे हो बीबीसी ये गलत है। सिगरेट क्यों पी रहे हो? नींद नहीं आती। शराब क्यों पी रहे हो? पश्चिम के लोग पीते हैं। अच्छा कौन सी पीते हो? नहीं कुछ भी मिल जाए, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। रिक्शे वाले के साथ बैठ गए, प्लास्टिक का गिलास ले आए, बैठे। तो उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, उन्हें पता चला हमारी कमियां क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर और एजुकेशनल ऑर्डर। और तुरंत उन्होंने दूसरा काम किया, सेल्फ लिबरेशन। पूरी दुनिया में क्रांतियां हुई, जापान में क्रांति नहीं हुई। 2 देश ऐसे हैं जहां क्रांति नहीं हुई, एक भारत, एक जापान। जब भी बदलाहट होगी, जॉन एलिया साहब का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि कौन बदला है सुन के, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन जापान में हादसा नहीं हुआ, अमेरिका में हादसा हुआ, फ्रांस में हादसा हुआ, रशिया में हादसा हुआ, क्यूबा में हादसा हुआ, ईरान में हादसा हुआ। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये क्रांतियों का वर्ल्ड है। क्रांति मतलब एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर, अब मोनार्की नहीं चलेगी। फ्रांस की क्रांति क्या है? एंड ऑफ मोनार्की, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो जो पुराने प्रिविलेज वाले लोग हैं जिनके पास पहले से सत्ता है, कोई भी आदमी अपनी सत्ता और शक्ति नहीं देना चाहता, तो जो नहीं देना चाहता वो मार खाएगा। पूंजीपतियों ने भड़का दिया फ्रांस के लोगों को, यू माइकल जी, अरे बोले ये सामान तुमको जमीन पे बैठाते हैं। जी जी जी, बदतमीजी करते तो ऐसे जी करते तो है बदतमीजी। तो बोले कम विद अस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी।
माइकल ने कहा अच्छा सर, करना क्या है? बोले पीटर को मार दे। वो 1789 की क्रांति हो गई और सत्ता फ्यूडलिज्म से निकलकर किसके हाथ में आ गई? कैपिटलिज्म के हाथ में। 1791 में फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जापान में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जापान का आदमी समझदार है। उसने तुरंत, जापान ने एक इतना बड़ा काम कर दिया जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। ये कैसे किया यार? सब कुछ कर सकते हैं। सेल्फ लिबरेशन। 98% फ्यूडल लॉर्ड्स जापान के जो थे, 98% उन्होंने अपनी प्रिविलेज और पावर खुद छोड़ दी, खुद अपने राजा को सरेंडर कर दी, स्वयं, कोई लड़ाई नहीं। और जैसे ही पावर और प्रिविलेज छोड़ी, जापान में फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। जैसे फ्यूडलिज्म खत्म हुआ, जैसे ही फ्यूडलिज्म खत्म होगा, एक बहुत बड़ी चीज आपके देश में आ जाएगी, सोशल इक्वालिटी। उनके यहाँ तुरंत सोशल इक्वालिटी हो गई। अब 98% जो फ्यूडल थे, उन्होंने अपनी पावर किसको दी? वहां के राजा को। तो वहां सबसे पावर कौन हुआ? राजा। पावरफुल सेंट्रलाइज अथॉरिटी। तुम भी ये कर लो यार, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लो, जो तुम्हारी कमियां उनको छोड़ दो। मैंने कहा ना, जो लोग मुझसे, हमारे मोहल्ले में लोग अगर उनके बच्चे मुझसे बात कर लेते तो मार खाते थे। डोंट टॉक टू दैट गाय। पर मेरे फादर एक इतने विजनरी आदमी, इतने विजनरी, पढ़े तो बहुत कम वो, लेकिन विजन बहुत स्ट्रांग। बोले जब तुम जवान हो गए ना बेटा, तो अपने आप संघर्ष शुरू हो जाएगा। देखो तुम्हारी जिंदगी में शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें जिनको लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारा कोई मेहमान घर से बाहर से आता है, तुरंत हम अपने बच्चों को बुला लेते हैं, इधर आओ, अंकल को पोएम सुनाओ, मैं राजकवि हूं। मैंने स्पेसिफिकली जो लोग मेरे घर आते हैं उनको मैंने मना कर रखा कि मेरे बच्चों से कुछ मत पूछना, वरना रेडी रहना। आए हो, मिठाई खाओ, पानी पियो, डायबिटीज है तो सत्तू पी लो, चले जाओ। बच्चे टॉर्चर नहीं होंगे। नर्सरी में टॉप करवा रहे लोग बच्चों को, ठीक है, माँ बाप का एक कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे पढ़े, शुरू से पढ़ने में दिमाग लगे, अच्छी बात, बहुत अच्छा, वो बुराई नहीं है। आज कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो स्ट्रेस बचपन से आ रहा है। हालांकि उस मूवी 3 इडियट ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, बहुत अच्छा काम किया 3 इडियट मूवी ने। अब तुम्हारा असली समय है लड़ने का। तो सेंट्रलाइज्ड जापान में घटना घटी, मेजी रेस्टोरेशन 1867। पूरी दुनिया सन्नाटे में कि ये क्या हो गया यार, पावरफुल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। एक झटके में सामंतवाद खत्म। पश्चिम तो जापान को देखता रह गया कि ये क्या कर डाला। हम आज तक सामंतवाद से लड़ रहे हैं, आज तक वो नए नए रूप में हमारे सामने आता रहता है। और दूसरी कंट्री जहां रेवोल्यूशन नहीं हुआ वो है इंडिया, क्योंकि हमने क्लास स्ट्रगल की बात नहीं की, हमने क्लास कोऑपरेशन की बात की। सर्वोदय मूवमेंट, विनोबा भावे। हमने कहा क्लास स्ट्रगल नहीं करेंगे, जमींदार और किसान लड़ेगा नहीं, जमींदार और किसान एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो हमने सर्वोदय मूवमेंट चलाया। हमने इस देश के जमींदारों से कहा कि भैया थोड़ी सी जमीन किसानों को दे दो। दुनिया के 2 देश हैं जहां क्रांतियां नहीं हुई, एक भारत, अब होगी, लेकिन अब उधर ही जा रहे हैं। लेकिन जापान, पश्चिम तो साइलेंट, इतनी समझदार, इतना ज्यादा विजन तुम्हारे पास है। 98% फ्यूडल लॉर्ड ने अपनी पावर और प्रिविलेज अपने राजा को दे दी। पॉसिबल ही नहीं, यहां लोग अपनी सीट देने को तैयार नहीं। मैं मुंबई जा रहा था एयर इंडिया से, तो उन्होंने अनाउंस किया कि साहब जिनके हाथ में गोद में बच्चे हैं वो पहले आ जाए, लाइन में पहले आ जाए। वो अनाउंस करते हैं कि जिनके गोद में बच्चे वो पहले आ जाए। अच्छी बात है, आना ही चाहिए। तो एक साल का बच्चा था, रहा होगा 11-12 साल का, खेल रहा था मूविंग एस्केलेटर पे। जैसे अनाउंस हुआ, उन्होंने 12 साल के बच्चों को उठा लिया। मैं हंसने लगा खूब तेजी से। मैं हंसने लगा, मेरे साथ एक वकील साहब बैठे थे। अरे बोले यार लड़ाई करवाओगे, चुप रहो यार, तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकत करते हो। तो उनकी श्रीमती जी भी बैठी थी बगल में। तो मैंने कहा कि इनको भी उठा ले। तो वो तो बेचारे कुछ नहीं,
बोले, लेकिन वो लेडी बहुत गुस्सा हो गई। बोली बस में चलने वाले लोग हवाई जहाज में बैठते हैं। मैंने कहा ये आपको कैसे पता चला? ये तो बड़ी जबरदस्त जानकारी भाई। और मुंबई में जो मेरे साथ वकील साहब जा रहे थे, वो तो उतरते ही भगे बेचारे। अरे आज तो तुम मार खिलाओगे। अरे मैंने कहा पागल हो, बच्चों के लेके आए, इन्फेंट, ये 12 साल के बच्चों को गोद में लेके जा रहा है। 1867 में मेजी रेस्टोरेशन हुआ जापान में। आपके जीवन में भी होना चाहिए। कोई जरूरी है कि सबके जीवन में हादसा हो? क्यों आई इसकी तैयारी करना चाहते हो? वो एक मूवी आई जिसमें होता ना कि तू मेरे प्यार से ज्यादा मेरा इंतकाम देखेगी। लड़कियां आपके जीवन में आपको बदलने के लिए आती हैं, उनसे दुश्मनी मत रखा करो, पैर छुआ करो उनके। और तुमने उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट पाल रखे हैं, लड़की हंसी तो फंसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हंसी इसीलिए रहेगी, अब तेरी बारी है। दूर रहा करो, ये सब भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है धरती पे। मतलब तुम अगर साक्षात भगवान कहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके जिंदगी में आ जाए उनको हाथ से चावल दाल छोड़ के चम्मच से खाना सिखा देती है। किसी रेस्टोरेंट में चले आओ, जो लड़का गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होगा वो डोसा हाथ से खाएगा ही नहीं, भले उसको ना पता हो किस हाथ में फोर्क लेना, किस हाथ में नाइफ लेनी है। कई बार तो मैंने जाके बताया कि भाई साहब गलत हाथ है। वो यू आर बॉदर्ड। अरे मैंने कहा मुर्गा थोड़े की ऐसे काटने जा रहा होता है ये। तो भैया पहला काम ये कर लो कि गुलाम अगर हो गए हो जापान की तरह, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर डालो और फिर अपनी लिबरेशन, सेल्फ लिबरेशन, आजाद करो अपने आप को। इतने सारे संत महात्मा इस देश में हैं, तुम किनके चक्कर में पड़े हो कि इस देश के महात्मा। हाँ सर।